सीटेट की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले भी मैंने आपको क्लासेस कराई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपसे जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारा जो चैप्टर है ये है आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। सब्जेक्ट ही है हमारा बाल विकास, तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो बालक के विकास से संबंधित ही पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आनुवांशिकता की अवधारणा की। तो देखिए, माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो शारीरिक गुणों तथा संगठनों के जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा होने वाले संचरण का जो अध्ययन है, इस विज्ञान को ही हम आनुवांशिकी की संज्ञा देते हैं। यानी हमारे माता पिता के जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे माता पिता के गुण हैं, उनकी शारीरिक जो बनावट है, उनकी जो शारीरिक संरचना है, उसी के वो हमको हमारे जीन्स से मिलती हैं, है ना, हमारे जीन्स में मिलती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता का नाम दे देते हैं। बात करते हैं हम आनुवांशिकी की संज्ञा देते हैं, यानी जीन्स द्वारा जो व्यक्ति के अपने माँ बाप के या फिर माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो आनुवांशिकता जो हमें हमारे माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं, उसी को आनुवांशिकता कहते हैं। बात करते हैं आनुवांशिकता के प्रभाव की। तो इसके जो प्रभाव हैं ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए, बालक के जो आनुवांशिक गुण होते हैं, ये बालक के कद हो गया, रंग हो गया, रूप हो गया, शारीरिक गठन हो गया, वृद्धि हो गया, ये इसको प्रभावित करते हैं। जैसे किसी बालक की माँ है, उनकी हाइट कम है, और या फिर पिता है, उनकी हाइट कम है, तो जो बच्चे होंगे इनकी संभावना रहती है कि जो है उनकी जो हाइट है वो माता या पिता दोनों में किसी एक पे जा सकती है। तो ये हमारा जो कद हो गया, रंग भी हो गया, अगर माँ सुंदर है या फादर सुंदर हैं तो वो उन पे भी जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हमारे माता पिता से मिलती हैं, जो जीन्स हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, इसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के माँ बाप सुंदर होते हैं, मतलब जो माँ बाप सुंदर होते हैं तो उनके बच्चे भी मैक्सिमम 80% 90% जो है वो सुंदर ही होते हैं। और ऐसे ही हमारे गुण भी होते हैं। अगर माँ जो है बहुत इंटेलिजेंट है या फिर फादर इंटेलिजेंट है, तो बच्चा भी कुछ हद तक, अगर उसे सही इन्वायरमेंट मिलता है तो वो भी क्या है, इंटेलिजेंट होता है। लेकिन ये कब प्रभाव पड़ेगा इसका, आनुवांशिकता और वातावरण के। भी हम वातावरण पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ आनुवांशिकता की बात करते हैं कि हमें हमारा कद, रंग रूप, शारीरिक गठन और जो वृद्धि होती है ये हमारी आनुवांशिक होती है, यानी हमें हमारे माता पिता द्वारा ही प्राप्त होती है। यानी जैसे हमारे माँ बाप होंगे वैसे ही हम होते हैं। नेक्स्ट है, बालक के आनुवांशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियां, समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गई, यानी वर्णांधता। देखिए, अगर माता या पिता में किसी एक को ब्लाइंडनेस है, देखिए कुछ बीमारी होती हैं, ये क्या होती है, आनुवांशिक होती हैं, है ना। अब तो देखिए पहले क्या होता था कि डायबिटीज़ भी लोग मानते थे कि हाँ ये आनुवांशिक बीमारी, अगर माता या पिता को, अभी भी है, देखिए अगर माता या पिता में किसी को डायबिटीज़ है तो बहुत अधिक संभावना हो जाती है कि बच्चे में भी आगे चल के उसकी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये हो गया। ऐसी जो ब्लाइंडनेस है, कलर वर्णांधता है, तो अगर माता या पिता में किसी एक को है तो बच्चों में भी ये गुण जो है वो आगे जो है उनमें उत्पन्न होता है। आगे बात करते हैं, बालक के जो आनुवांशिक गुण हैं, इसमें बालक की जो वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, यानी जो बालक के आनुवांशिक गुण हैं ये बालक के जो वृद्धि है इसमें प्रभाव डालते हैं। यानी गॉडार्ड कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं गॉडार्ड, वो कहते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता के संतानों की मंद बुद्धि तथा तीव्र माता पिता के संतानों की तीव्र बुद्धि होती है। यही मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था, अभी भी मैं समझा रही हूँ कि ये आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। अगर आपके माता पिता, देखिए जरूरी नहीं है कि माँ ऐसी हो तो ही बच्चों में, नहीं, पिता के भी गुणों पे वो जा सकते हैं। तो अगर और ये जरूरी भी नहीं है, जैसे ये मनोवैज्ञानिक मानते हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपके माता पिता जो है टैलेंटेड इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा ऐसा नहीं निकलता, ये भी जरूरी नहीं है। कई देखिए, सारे मनोवैज्ञानिकों के अपने अलग अलग मत हैं। जैसे कोई पर्यावरण को अधिक महत्व देता है, कोई आनुवांशिकता को देता है ना, तो उनके अलग अलग मत है। लेकिन यहाँ पे हम अगर आनुवांशिकता की बात करते हैं तो गॉडार्ड बोलते हैं कि जो मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे होते हैं ये जो है मंदबुद्धि होते हैं, और जो इंटेलिजेंट यानी बुद्धि वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले, उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। बात करते हैं बालक की मानसिक क्षमता से, तो उनकी अन्य क्षमताएं प्रभावित होती हैं, यानी मानसिक क्षमता से उनकी अन्य क्षमताएं प्रभावित होती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको जो है मानसिक कोई भी दिक्कत है,
तो उससे अन्य क्षमताएं भी प्रभावित होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारा सारा जो माइंड है वो उसी चोट पे क्या करता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो हमारी और सारी चीज़ें भी उसको प्रभावित करती हैं। इसी में थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक की जो मूल शक्तियों का प्रधान क्या है, उसका जो प्रधान कारक है ये जो है वंशानुक्रम ही है। तो थॉर्नडाइक भी, आपने इनका सिद्धांत भी पढ़ा होगा, वो जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट करके वो बोलते हैं, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये भी मानते हैं कि जो बालक की मूल शक्तियां हैं, इनका जो प्रभाव है, जिनका जो मूल कारण है वो वंशानुक्रम ही है। बात करते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवंशिकता को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वो आनुवंशिकता को ही बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं, कुछ पर्यावरण को ही देते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो पर्टिकुलर आप किसी के जीन्स, किसी के माता पिता को, या किसी की आनुवंशिकता की उनके परिवार में ही ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा होता तो ये देखिए, रावण की फैमिली में सब जो है असुरों की ही उसमें रहते थे, लेकिन जो उनके छोटे भाई थे वो जो है भक्ति भाव में रहते थे, जिन्होंने राम जी की हेल्प की थी। वहीं अगर हम हिरण्यकश्यप की बात करें, है ना, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटली अगर आप बात करें तो ये आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करती है, इसमें कुछ ना कुछ हद तक इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है ना। तो इसकी बात होगी। अब वातावरण की हम बात करते हैं। यहाँ पे आनुवंशिकता की हमने बात कर दी कि जो कलर है, हमारा जो शारीरिक बनावट है, हमारी जो बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें हमें आनुवंशिकता से ही मिलती हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के अर्थ की। वातावरण का जो अर्थ है ये पर्यावरण है, यानी पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा आवरण, यानी परिधन आवरण। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात मानव अपने आसपास जिनसे घिरा हुआ है, जैसे जल हो गया, वन हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, मरुस्थल हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से जो घिरा हुआ है जो मनुष्य, उसी के आवरण की यानी पर्यावरण की बात हो रही है। वातावरण के अंतर्गत सिर्फ हम भौतिक चीज़ों को नहीं रखते हैं, बल्कि वातावरण को विस्तृत रूप से भी देखा जा सकता है, जैसे भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक, सांस्कृतिक और आदि कारकों को भी ये प्रभावित करता है ना। तो ये सारे कारक हो गए। बाकी अगर हम मेन पर्यावरण की बात करें तो देखिए, बालक का जो पर्यावरण है ये क्या होता है, उसके आसपास के लोग, उसके सगे संबंधी हो गया, जैसे उसके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, और अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो उसके दादा दादी हो गए। अगर वो अपनी माता की फैमिली में रह रहा है तो वो उसके नाना नानी हो गए, मामा मामी हो गए। ये सारे वातावरण की भी बात यहाँ पे की गई है, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल क्या है, वो बालक के विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये जो पर्यावरण है, ये जो वातावरण है, इसके बारे में बात हो रही है, यानी टोटल मिला के बच्चे के वातावरण की बात हो रही है। अब बात करते हैं हम ये जो वातावरण है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, इसका प्रभाव क्या है। तो वातावरण का प्रभाव क्या है, ये व्यक्ति के शारीरिक रूप रंग पर भी पड़ता है, यानी जो आपका इन्वायरमेंट है, इसका जो प्रभाव है, इसका प्रभाव आपके शारीरिक रंग रूप पर भी पड़ता है, यानी शारीरिक लक्षण जो हैं आनुवंशिकता से तो प्रभावित होते ही होते हैं, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखिए, इंडिया के लोग और आप फॉरेन के लोग देख लीजिए, तो आपको इंडिया में गोरे, काले, सांवले, हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप वहाँ के लोगों को देखिए तो वो एकदम गोरे चिट्टे होते हैं। यही रीज़न होता है कि गांधी जी जब वहाँ गए थे तो उनको बोला गया था कि तुम काले हो, है ना, काले की संज्ञा, कि इंडियंस तो काले हैं। तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का भी फर्क पड़ता है रंग रूप पे। आप अगर वैसी जगह पे रहिए जहाँ मतलब पर्यावरण का फर्क जो है वो रंग रूप पे कुल मिला के पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो वातावरण का जो प्रभाव है, इसके व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास है, जो उसका सर्वांगीण विकास होता है उस पर भी पड़ता है। यानी बालक का जो व्यवहार है ये काफ़ी हद तक वातावरण से ही प्रभावित होता है। बालक के रहन सहन व उसकी आर्थिक स्थिति उसके मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो देखिए कितना जो इन्वायरमेंट है, इसका जो प्रभाव है हमारे शारीरिक रंग रूप पर भी पड़ता है, आनुवंशिकता को भी ये प्रभावित करता है, इसके चहुमुखी सर्वांगीण विकास को भी ये प्रभावित करता है। ये सारी जो आर्थिक स्थिति है, इसका मानसिक रूप से भी ये उसको प्रभावित करता है। बात करते हैं यहाँ पे हम
बालक पर वातावरण के कुछ जो प्रमुख प्रभाव हैं ये किस प्रकार दिखाई देते हैं, मतलब बालक का जो वातावरण है इसका जो प्रभाव है ये किन किन रूपों में दिखाई देता है। तो देखिए, मानसिक विकास पर पड़ता है, शारीरिक विकास पर पड़ता है, उसकी बुद्धि पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है, संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है, भाषाई विकास पर भी पड़ता है और सामाजिक विकास और समायोजन की क्षमता पर भी इसका जो है वो विकास जो है इसका प्रभाव पड़ता है। बात कर लेते हैं अब इन दोनों के बारे में। हमने आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा, हमारा रंग रूप किस हिसाब से हमें आनुवांशिकता जो आनुवांशिक होता है हमें मिलता है, कुछ बीमारियां हमें आनुवांशिक मिलती है। वातावरण के बारे में भी बता दिया कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका, आपके कलर का और बच्चे के सर्वांगीण विकास का। जैसे मान लीजिए आप साइंटिस्टों के बीच में रह रहे हैं, आपको वो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड फील्ड में अच्छे बनेंगे। आप यहीं किसी मतलब कुल मिला के जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा आप उसी तरीके के बन जाएंगे, यानी बच्चा जिस हिसाब से बच्चे का इन्वायरमेंट होगा बच्चा उसी हिसाब से ग्रोथ करेगा। ठीक है, यहाँ ये पर्यावरण और वातावरण की बात हो गई, वातावरण की बात हो गई और आनुवांशिक की बात हो गई। अब बात करते हैं आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के प्रभाव का शैक्षिक प्रभाव कैसे, मतलब शैक्षिक महत्व क्या है। तो आनुवांशिकता और वातावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो जो बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का ही योगदान महत्वपूर्ण है, मैंने आपको यही बताया था, दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब ये नहीं है कि आप 50-50 रख दीजिए, नहीं, 50-50 नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछता है, पर्यावरण और वातावरण का जो संबंध है ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है। बालक की यदि आनुवांशिकता अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है तो उसका जो शैक्षिक विकास है ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे के जो माँ बाप हैं दोनों साइंटिस्ट हैं लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, वो कहीं ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे चीज़ों का अभाव है या ऐसे ही किसी उसमें रह रहा है, तो वो उसको सही वातावरण ना मिलने की वजह से वो उतना सक्षम नहीं हो पाता। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिन पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, माँ बाप बहुत कामयाब होते हैं लेकिन बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, वो पर्यावरण का ही जो है इफेक्ट होता है। अगला है हमारा, यदि बच्चा प्रारंभ से ही अच्छे स्कूल में पढ़ता है जहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है तो ऐसे में निश्चित है कि बालक का जो है चौमुखी विकास होगा। ठीक है, बात करते हैं वर्तमान में व्यक्तित्व की महत्ता जो है अधिक है। उसके अंतर्गत व्यक्ति की सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि उसके गुण, उसके विचार, चिंतन, तार्किक क्षमता, व्यवहार आदि को अच्छा व योग्य बनाने का भी कार्य होता है। यही वजह है कि शिक्षक, स्कूल आदि की जो भूमिका है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी बच्चे का जो विकास है, जो उसका वर्ल्ड डेवलपमेंट है उसका जो, तो उसकी सुंदरता पे ही नहीं, ये सारे गुणों पर भी निर्भर करता है। तो ये सारे जो गुण है ये बच्चे को कहाँ से मिलते हैं, ये स्कूल जाता है वो उसके शिक्षकों पर निर्भर करते हैं, उसके आसपास के दोस्तों पर निर्भर करते हैं। तो ये सारे लोग भी जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक जो विवादित प्रश्न है कि बालक की शिक्षा में जो वंशानुक्रम का अधिक महत्व है तथा वातावरण का। तो ये दोनों में बहुत विवाद रहता है कि बालक का जो विकास है इसमें दोनों में कौन महत्वपूर्ण है। तो दोनों पक्षों के विद्वान ने अपने अपने पक्षों को समर्थन देने के लिए विभिन्न प्रयोग तथा अध्ययन किए हैं। इसका अध्ययन करने के पश्चात ही भली भांति स्पष्ट हो पाया है कि बालक के जो व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम बाता दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ने ही एक्सपेरिमेंट किया, दोनों ने ही ये जाना, मतलब दोनों पे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कुछ बच्चों को उन्होंने वंशानुक्रम दिया, वातावरण अच्छा नहीं दिया तो बच्चे आगे जाके वैसे निकले, है ना, मतलब इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। कुछ बच्चे जिनको आनुवांशिकता के थ्रू वो अच्छे गुण नहीं मिले थे लेकिन उन्होंने पर्यावरण अच्छा दिया। तो कुल मिला के दोनों का ही प्रभाव जो है ये बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के जो ज्ञान से शिक्षक शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण हो गया। अब बात कर लेते हैं वंशानुक्रम के महत्व की। तो देखिए, बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या होता है, शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है और बालक के शारीरिक विकास का उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके विकास में, उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं वो उनके गुणों पर भी निर्भर करता है, उनके गुणों में भी अंतर करता है। यानी शिक्षक को प्रत्येक बालक की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही सीखने की योग्यताओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। किस हिसाब से उसको आनुवंशिकता द्वारा गुण मिले हैं उसी के अनुसार उनको जो है शिक्षण देना चाहिए। बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात जो क्षमताएं हैं उनमें अंतर होने का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। ठीक है, यानी बालक क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, तो उन्होंने कई सारी बुद्धियों के बारे में बताया है। तो इससे यही ज्ञात होता है कि हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो इसका जो मेन कारण होता है ये क्या होता है, ये वंशानुक्रम ही है। जैसे इस बात को ध्यान में रखकर कि पिछड़े जो शिक्षक हैं पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालक क्या है, शारीरिक दृष्टि से भिन्न विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वहीं बात करते हैं वंशानुक्रम से, तो बालकों में कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जिनमें कुछ सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय होती हैं, जिसके कारण वह समाज में अशिष्ट व्यवहार करता है। ऐसी दशा में शिक्षक क्या है, वो बालक की अवांछनीय प्रवृत्ति पर ध्यान देकर उनकी उचित सामाजिक दृष्टिकोण उनको जो है उचित सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। बात कर लेते हैं कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं। यानी मैंने आपको बताया कुछ बीमारियां हैं जो कि माँ बाप के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा ही बच्चों में आ जाती है। ऐसे बालकों को सहानुभूतिपूर्वक शिक्षा देनी चाहिए, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, फेजिया हो गया। तो अगर इस प्रकार के बच्चों में दोष आ जाते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं है कि उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, कैसे, तो उनको विशेष शिक्षण विधि द्वारा और थोड़ा सा अपने मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वातावरण के महत्व की। तो वंशानुक्रम और वातावरण जो है दोनों मानव विकास को समान रूप से प्रभावित करते हैं तथा जो बालक की शिक्षा है, बालक की शिक्षा में वातावरण उसके जो वातावरण का अध्ययन करना भी नितांत आवश्यक है। यानी विकास के सभी गुण वंशानुक्रम में निहित होते हैं। जो और जैसे विकास यानी विकास के जो सारे गुण हैं ये वंशानुक्रम में निहित होते हैं, किंतु गुणों की जो संपूर्ण उन्नति और विकास का जो वातावरण है इस पर निर्भर करता है। यानी जो उसके गुण हैं वो तो उसमें निर्भर होते हैं, लेकिन इसको कैसे विकास करना है, इसको कैसे उजागर करना है, ये हमारे इन्वायरमेंट पे ही निर्भर करता है। ये बच्चे के इन्वायरमेंट पे ही निर्भर करता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका जो वातावरण है ये कैसा है। बालक अपने परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, मित्रों का प्रभाव बालक पर जो है वो पड़ता है और अध्यापक को इन समस्त स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर जो है उचित निर्देशन प्राप्त करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं सभी बालकों के लिए सृजित वातावरण कभी कभी कुछ बालकों के लिए अपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे हर एक इन्वायरमेंट हर एक बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होता है। मान लीजिए आपको किसी इन्वायरमेंट में रहना पसंद है, दूसरे बच्चे को किसी इन्वायरमेंट में रहना, तो हर बच्चे का जो इन्वायरमेंट है हर बच्चे को अलग तरीके के इन्वायरमेंट में रहना पसंद होता है, तो उनको उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। और बाकी बात कर लेते हैं कि जो उनके गति है, दिशा है, इसमें अनुकूल विकास नहीं हो पाता है। उनके विकास के लिए अलग अलग से विद्यालयों में शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए और विद्यालय में अनुकूलन एवं शैक्षिक जो वातावरण है उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, खेल कूद तथा व्यायाम आदि की सुविधाएं होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को पढ़ना पसंद होता है, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को व्यायाम करना पसंद होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सब बच्चे जो पढ़ के जाते हैं उनमें सब बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन जाते, कुछ साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ खेती किसानी भी करते हैं और कुछ क्या होते हैं खेल कूद में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो हर प्रकार की गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसमें। और क्या होना चाहिए, इनसे बालकों की जो रुचियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं तथा उनके जो स्वाभाविक आवेगों का जो समायोजन है, जो वो उसका जो ढंग है उसका समायोजित ढंग से विकास होता है। यहीं पे एक मनोवैज्ञानिक है ह्यूमैन, उन्होंने क्या लिखा है, वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम, बुद्धि उससे अधिक, यानी जो शिक्षा तथा ज्ञान प्रेरित उससे भी अधिक, व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होता है। यानी इन्होंने जो है बोला है कि वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण जो है सबसे कम होते हैं, बुद्धि उससे अधिक होती है, शिक्षा तथा ज्ञान प्रेरित उससे भी अधिक होती है और व्यक्तित्व
एवं स्वभाव जो है सबसे अधिक इस पे प्रभावित होते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया है। तो उपर्युक्त जो भी विवेचन से स्पष्ट होता है कि शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही ज्ञान जो है वो बहुत ही आवश्यक है। बाल विकास की दृष्टि से दोनों तत्वों का समान महत्व है, किसी एक तत्व की प्रधानता नहीं दी जा सकती है। तो ये तो मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ा दिया। आप जो PYQ इसके कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको PYQ जरूर लगाने चाहिए, या आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर भी लगाने चाहिए, कहीं से भी लगाइए, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये जो चैप्टर है, जो थ्योरी है, ये कितने अच्छे से समझ में आई है। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला है बच्चे का जो विकास है वो परिणाम है, किसका परिणाम है? तो पहला है पालन पोषण का, दूसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, तीसरा है आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो देखिए खाली पालन पोषण से तो बच्चे का जो विकास है ये नहीं होगा, आनुवांशिकता से भी नहीं होगा, पर्यावरण से भी नहीं। इन दोनों का जो प्रभाव है ये बराबर रूप से पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ ही मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर समझ लिया है तो आपसे सारे क्वेश्चंस ये बन जाएंगे। अगला देखते हैं क्या है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। पहला है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण, बुद्धि और विकास। तो जाहिर सी बात है उसके जो दोनों माता पिता हैं ये क्या है, ये दोनों ही क्या हैं, वो खिलाड़ी हैं, ठीक है। माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं तो जाहिर सी बात है उसमें वो चीज़ें अनुवांशिक हैं, यानी वो भी बच्ची बन सकती है। और उसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेजते हैं, यानी उसको इन्वायरमेंट भी वही देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके बहुत अच्छा जो है खेल कूद में प्रदर्शन करेगी। तो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही समझिए और क्वेश्चंस को अपनी समझ के अनुसार भी लगाइए। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता और पर्यावरण का कौन सा कथन सत्य है, मतलब सत्य है भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से, ठीक है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आई थिंक नहीं सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए पर्यावरण केवल, अगर हम बात करते हैं पर्यावरण केवल, तो देखिए तो पहले ही केवल आ गया, गलत है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यही सही हो जाएगा। लेकिन और भी इसमें पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है यही सही है, चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होता है जो सबसे सही होता है। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित नहीं, पूरी तरह ये जीनों पर नहीं निर्धारित होती है, इन्वायरमेंट का भी इस पर फर्क पड़ता है। चौथा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ वो उसको मदद करती है और कुछ हद तक उसको सही कर देती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आनुवांशिकता भी आ गया और पर्यावरण भी आ गया, यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगला है मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारण तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पहला है पर्यावरण का अंतर, दूसरा है आनुवांशिकता का अंतर, तीसरा है ये देखिए यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों की बात कही गई है, ठीक है। अगला है हमारा, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं आप उसको अच्छे से पढ़िएगा चैप्टर, आपसे सारे PYQ बनेंगे। अगला है मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है, तो केवल आनुवांशिकता, पालन और पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाने के टाइम भी ये अंतःक्रिया वर्ड का यूज किया था, देखिए PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है।
तो देखिए अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का जो है बच्चे के विकास में 50-50 रोल होता है। नहीं, मैंने आपको बोला था कि दोनों का जो है दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, दोनों का जो है दोनों समान रूप से हैं, लेकिन 50-50 आप नहीं कह सकते हो। 50-50 नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के ही टाइम बोला था। देखिए वो क्वेश्चन भी आ गया, ये हो गया। समवयस्कों और पैतृक जो जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अनुवांशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से परिचालित नहीं होते हैं। और क्या है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। तो इसका देखिए कौन सा हो जाएगा, जो समवयस्कों और पैतृक जीन्स का जो सापेक्ष योगदान है ये योगात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मानव विकास की किन दोनों योगदान का परिणाम है। तो जो मानव का विकास है ये अभिभावक और अध्यापक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं। देखिए वंशानुक्रम वातावरण आ गया, तो आप अच्छे से लगा लेंगे इसको। ठीक है, इसी तरीके से होता है कि बहुत इजी आता है, बस आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपके लिए क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। आप पूरे 30 और 30 में 30 इसमें नंबर ला सकते हैं। और पेडागोजी पूरी सीडीपी पे ही डिपेंड होती है। अगला है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम की तो पूछा है कि इसमें क्या योग्यता होती है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी व्यक्तित्व में बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना क्या मानते हैं, तो इसको स्थिर मानते हैं। गौड़ भी नहीं मानते, गत्यात्मक भी नहीं मानते और प्राथमिक भी नहीं मानते, ये स्थिर होती है। अनुवांशिकता जो है सामाजिक संरचना में स्थिर मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का जो विकास है इसका परिणाम क्या है। तो बालक का विकास का जो परिणाम है, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप पहले किसी भी चीज़ का आप पहले चैप्टर पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। अभी आपके पास बहुत टाइम है सीटेट देने के लिए, 10 से 15 दिन अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए ना, तो आप सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। 130 प्लस आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 15 दिन भी पढ़ के। लेकिन हाँ, आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो आप बिना पढ़ देखे 90 तो ठीक है, 90 नंबर लाना आपको वैसे भी चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप 130 प्लस 140 प्लस ऐसे ऐसे लोगों के भी नंबर आए हैं। इवन मेरा खुद ही सीडीपी में पूरे में 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए हैं। तो मैंने भी इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को समझा, फिर मैंने क्वेश्चन आंसर को लगाना स्टार्ट किया। तो आप भी मेरी क्लासेस को समझिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बताइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, और ठीक है, वीडियो पसंद है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी तरफ से थोड़ी सी भी जो है क्लास समझ में आई हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।